क्रोध बुरा नहीं, क्रोध के वश में विवेक का हो जाना बुरा है। काम बुरा नहीं, काम के वश में विवेक का हो जाना बुरा है। लोभ बुरा नहीं, लोभ के वश में विवेक का हो जाना बुरा है। अहंकार बुरा नहीं, अहंकार के वश में विवेक का हो जाना बुरा है। क्रोध, काम, लोभ, अहंकार, यह सब दुष्टों की संहार, संसार की वृद्धि, ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा स्वाभिमान की रक्षा में भी काम आते हैं। जब ये विवेक के अधीन होते हैं तो कल्याण कराते हैं, और जब विवेक इनके अधीन होता है तो पतन कराते हैं। दोष देखने वाले लोग कहते हैं कि अमुक संत क्रोध करते हैं। केवल संत ही नहीं, स्वयं सत्व युक्त नारायण भी क्रोध करते हैं। क्रोध से दंड संचालित होता है और दंड ही मर्यादा की रक्षा करता है। यदि इस हेतु क्रोध का संतुलित प्रयोग हो रहा है तो कोई दोष नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 136। दिन है मंगलवार, 22 सितंबर 2020। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। मोहब्बत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इंतज़ार और वफा हर किसी के बस की बात नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, जो अभी रिसेंटली हुआ था। दोस्तों, ट्रेड यूनियन को केंद्र, राज्य एवं संस्थान स्तर पर कानूनी मान्यता मिलेगी। शिकायत निवारण कमेटी में सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी जाएगी और 5 सदस्य ट्रेड यूनियन और 5 सदस्य संस्थान के होंगे। वर्कर की परिभाषा वेतन के आधार पर तय की जाएगी। 18,000 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारी वर्कर की श्रेणी में आएंगे। लेबर ट्रिब्यूनल में अब तक सिर्फ एक जज होते थे, अब एक और प्रशासनिक सदस्य बना जाएगा ताकि समस्याओं का समाधान जल्द हो सके। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को मान्यता, अब श्रमिकों को ठेका मजदूरी के स्थान पर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का विकल्प मिलेगा, यानी कि अब उन्हें रेगुलर एम्प्लॉय के समान काम के घंटे, वेतन व सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी को कंपनी से कोई विवाद होता है तो वो 3 साल की बजाय सिर्फ 2 साल की समय अवधि के अंदर शिकायत दर्ज करा सकता है। घरेलू वर्कर को औद्योगिक वर्कर की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। अगर किसी कंपनी ने कर्मचारी की नौकरी से निकाल दिया है तो उसे री स्किलिंग फंड देना होगा। री स्किलिंग फंड कर्मचारी का 15 दिन का वेतन होगा और कंपनी इस फंड को 45 दिन के अंदर कर्मचारी को हर हाल में देगी। दोस्तों, ट्रेड यूनियन को हड़ताल से 14 दिन पहले नोटिस देना होगा और 300 कर्मचारी वाली कंपनियां बिना सरकारी अप्रूवल के बंद हो सकती हैं। पहले यह नियम सिर्फ 100 कर्मचारी वाली कंपनियों पर ही लागू था। अब मैं बताता हूं आपको सोशल सिक्योरिटी कोड। ईएसआई का विस्तार किया जाएगा। देश के 740 जिलों में ईएसआई की सुविधा होगी। अभी ये सुविधा फिलहाल 566 जिलों में है। खतरनाक क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को अनिवार्य रूप से ईएसआईसी से जोड़ा जाएगा, चाहे एक ही श्रमिक काम क्यों ना करता हो। पहली बार 40 करोड़ असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड जो मजदूर हैं उनको ईएसआई से जोड़ा जाएगा। बहुत बड़ी बात है। बागान श्रमिक भी ईएसआई के दायरे में आएंगे। 10 कम श्रमिक वाले संस्थानों को भी स्वेच्छा से ईएसआई का सदस्य बनने का विकल्प होगा। 20 से अधिक श्रमिक वाले संस्थान ईपीएफओ की कवरेज में आएंगे। असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार से जुड़े श्रमिकों को भी ईपीएफओ में लाने की योजना बनाई जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला कर्मचारी उनको भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। इसके लिए न्यूनतम कार्यकाल की बाध्यता नहीं होगी। दोस्तों, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस बन जाएगा, जहां पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिस भी कंपनी में 20 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं उस संस्थान को रिक्त पदों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर देनी अनिवार्य होगी। अब दोस्तों, मैं आपको वेज कोड बताता हूं। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। राष्ट्रीय फ्लोर लेवल वेतन मिलेगा। भारत सरकार एक परिषद का गठन करेगी जो प्रतिवर्ष न्यूनतम सैलरी का आंकलन करेगी। वेतन का निर्धारण भौगोलिक स्थिति और स्किल के आधार पर होगा। 15,000 रुपये न्यूनतम वेतन फिक्स करने की संभावना, इस पर अंतिम फैसला कमेटी करेगी।
दोस्तों, कंपनियों को वेतन समय पर देना होगा और महीने की 7 से 10 तारीख तक कर्मचारी को वेतन हर हाल में देना होगा। पुरुष और महिला को समान वेतन मिलेगा। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था और लेकर आया है बल्कि पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 136 ट्यूसडे 22 सितंबर। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। चलिए चलते हैं हम इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर। क्यों मुश्किलों में साथ देते हैं दोस्त, क्यों गम को बांट लेते हैं दोस्त। ना रिश्ता खून का ना रिवाज से बंधा है, फिर भी जिंदगी भर साथ देते हैं दोस्त। When ambitions overtake performance, the gap is called frustrations. But if performance overtake ambitions, it is called success. Good morning. आपकी समस्याएं आपको रुकने का संकेत नहीं देती, बल्कि वो लक्ष्य के रास्ते का मार्गदर्शन करती हैं। जब कोई अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। कोशिश करें उसका वो विश्वास बना रहे। A child asked God, if everything is already written in destiny, then why should I wish? God smiled and replied, maybe on some pages I have written as you wish. कब ठीक होता है हाल किसी के पूछने से, कब ठीक होता है हाल किसी के पूछने से, बस तसल्ली हो जाती है कोई फिक्रमंद है अपना। हम उस जमाने के लोग हैं जब हमें रोते हुए से चुप कराने के लिए, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हम उस जमाने के लोग हैं जब हमें रोते हुए से चुप कराने के लिए दोबारा पीटा जाता था। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का समय नहीं होता। कोशिश ना कर तू सभी को खुश रखने की, कोशिश ना कर तू सभी को खुश रखने की, नाराज तो यहाँ कुछ लोग खुदा से भी हैं। दोस्तों, यह आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 136। दिन है मंगलवार 22 सितंबर। और अब इस सभा को समाप्त करने से पहले मैं आपको सुनाता हूं एक बहुत ही अच्छी कहानी। जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है मां का आशीर्वाद। बहुत अच्छी कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अब मैं करता हूं शुरुआत इस कहानी की। कल बाजार में फल खरीदने गया तो देखा कि एक फल की रेहड़ी के छत पर एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, घर पर कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तोल लें, रेट साथ में ही लिखे हैं। रेट लिस्ट थी, पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें, धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आप मेरी तरफ से मुफ्त ले जाना, इजाजत है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, पैसे निकाल कर गत्ते को उठाया तो वहां 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रख दिए और उसे ढक दिया। पैसे निकाल कर गत्ते में जब मैंने उसको पैसे को रखा और उसके बाद फिर मैं बैग उठाकर अपने फ्लैट पर लौट आया।
रात को खाना खाने के बाद हर रोज की तरह मैं और मेरा भाई टहलने के लिए निकले तो मेरी नजर उस सुबह वाले रेहड़ी पर पड़ी। करीब से देखा तो एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पाजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए हैं। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई और वो कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी मां बिस्तर पर है। हम पागल सी भी थी। उसने कहा कि कुछ पागल सी भी हो गई है और अब तो लकवा भी मार गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूं और मेरी मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही हर वक्त मां का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने मां के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, मां तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है, तू ही बता मैं क्या करूं, ना मेरे पास कोई जमा पूंजी है और ना ही अधिक पैसे। ये सुनकर मां ने हांफते हांफते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन ईश्वर की स्तुति की और फिर बोली, तू रेडी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत में जो होगा हमें इसी कमरे में बैठकर मिल जाएगा। मैंने कहा, मां क्या बात करती हो, मैं रेडी वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन किसका लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। मां कहने लगी, तू ईश्वर का नाम लेने के बाद रेडी को फलों से भरकर छोड़ आया कर, ज्यादा बकबक मत कर, शाम को खाली रेडी ले आया कर, अगर तेरा 1 भी रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह रेडी लगा आता हूं और शाम को ले जाता हूं। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक थैला भी, एक धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई मां के लिए फूल रख जाता है और कभी कोई चीज। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी जिसमें लिखा था, अम्मा के लिए। बीते हफ्ते एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, मां की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता है तो कोई कुछ और खाने की चीज। रोजाना कुछ ना कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। ना मां हिलने देती है, ना मेरे ईश्वर कुछ कमी रहने देते हैं। मां कहती है, तेरे फल मेरे ईश्वर अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर मैं इतना ही कहूंगा कि अपने माँ बाप की खिदमत करो और देखो दुनिया की कामयाबियां कैसे हमारे कदम चूमती है। दोस्तों, ये थी कहानी और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे जरूर लिखिएगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया था ये कार्यक्रम, जो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, जिसका शीर्षक है, आपने सुना है कि पॉजिटिव कर्मा। और मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम आपको हमेशा पसंद आए। आप अपनी राय मुझे लिख सकते हैं। मेरा नंबर है 9833880402। और दोस्तों, अब ये सभा मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं कल फिर आता हूं एक नए किस्से, नई कहानी, नई बातों के साथ, और कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होगी। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं अलविदा, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।